इससे एक काम करो, उससे सॉल्व कर लो इसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो कौन सी आई है? वाई स्क्वायर प्लस 11y माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। दोनों की यही आई है ना। अब 1452 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1452 को लिख सकता हूँ मैं 132 इंटू 11। 132 बेसिकली क्या हो जाएगा? ये 66 है ना। 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 11। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 44। 44 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 132। ठीक है। अब इसमें क्या करो, फोर्टी फोर और 33 का पेयर इसमें बन जाएगा। 44 और 33 का पेयर बन जाएगा इसमें। तो वाई स्क्वायर को मैंने कैसे ब्रेक, इसको कैसे ब्रेक कर लिया? 44y माइनस 33y माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? y प्लस 44, यहाँ से आ जाएगा माइनस 33 y प्लस 44 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से रूट कौन कौन से आ गए? 33 और माइनस 44। इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। क्या हुआ? कहाँ दोनों प्लस के हैं? तो y की वैल्यू आई है ना, x निकालेंगे। ठीक है, आगे समझ में। पहला हमेशा जो मेथड लगाया करो वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाया करो, इससे तुरंत हो जाता है। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन इसमें जो है स्क्वायर रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। जो मैंने कल बोला था काम करने के लिए, घर जाके वो किया था? नहीं किया था? किया था। और आ गया था समझ में? 5 वाला क्वेश्चन आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, किसको रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये किसको करता है रिप्रेजेंट? स्ट्रेट लाइन को। और हमने जो है सारे केसेस भी बना के देख लिए है ना। कौन सा ओरिजिन से पास करेगा, कौन सा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, कौन सा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, और कौन सा जो है इन तीनों में से कोई सा भी केस नहीं होगा। वो सारे केसेस हमने देख लिए। अब जैसे कि देखो, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 एंड 6 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मैंने बोला सॉल्व करो। मैंने बोला सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या होगा? मुझे x और y की वो वैल्यू निकालनी है जो कि इस फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। पहले तो अगर मैं जैसे तुम्हें अगर ये इक्वेशन देता बस जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, और मैं पूछता है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, तो क्या आंसर होता तुम्हारा? अगर मैं बस ये इक्वेशन देता जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, और फिर मैं पूछता कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होता? इन्फिनाइट। अभी अभी तो पढ़ा हमने, कितने? इन्फिनाइट। ऐसे अगर मैं बस ये दे के पूछता तो इन्फिनाइट। लेकिन इस वाले केस में मैंने क्या दिए हैं? दोनों दिए हैं। तो अगर यही इस वाले चैप्टर में हमें इन्हीं को सॉल्व करना सीखना है। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ। पेयर का मतलब क्या होता है? दो, जुड़वा। तो इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पेयर अगर मिल जाए तो उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है,
तो इस वाले केस में अगर दो इक्वेशन दिए हैं ना, तो हमारे पास आंसर कितने आ सकते हैं? तीन टाइप ऑफ आंसर आ सकते हैं, या तो जीरो सोल्यूशन, या तो वन सोल्यूशन, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। इन तीनों केसेस को क्या, हाँ, जितने वेरिएबल होते हैं उतने सोल्यूशन है, ऐसा कुछ रूल थोड़ा ना है। हाँ, मतलब कि ये बोला गया था कि अगर दो अननोन है तो उनकी वैल्यूज निकालने के लिए जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती हैं, ये बोला गया था। लेकिन ये बोलना ठीक नहीं है कि यहाँ पे इस वाले केस में अगर दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो एक ही सोल्यूशन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, वो देखते हैं, अभी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों जरूरी नहीं है। पहले तो ये देखो कि पहले इस बात को समझो। हम पहले बेसिकली देख रहे हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, देख रहे हैं कि सोल्यूशन को ग्राफिकली हम कैसे समझते हैं, वो बेसिकली हम पहले देख रहे हैं। ठीक है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सोल्यूशन। सही स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं, इंटरप्रिटेशन। देखो इसमें जो है बस कॉमन सेंस और कुछ नहीं है। मैंने देखो दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, मैंने तुमसे पूछा कि उसके सॉल्यूशंस बताओ कितने होंगे। तुमने क्या किया, तुमने पहले अपना जो है कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने जो पहला जो कर्व है, मतलब जो पहला स्ट्रेट लाइन है उसको ड्रॉ किया। इसकी इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, दूसरा ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन है ना ये, थोड़ा सा जो है जिगजैग हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी इक्वेशन मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब मैंने पूछा कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताओ। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पहली बात तो मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब क्या है कि वो वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे। बस इसको, या तो बस इसको नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब देखो इस स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तभी तो हम इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट बोल रहे थे। इस स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट। मतलब और इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं, और इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। लेकिन जो पॉइंट इन दोनों में लाई करता है, ये वाला पॉइंट क्या है, इन दोनों में लाई करता है, ये क्या है, दोनों का सॉल्यूशन है। और यही ऐसा पॉइंट ही तो निकालना था हमें। तो अगर दो, हमने जैसे दो इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, हमने दोनों का ग्राफ बनाया, अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही तो हुआ। लेकिन क्या जरूरी है कि मतलब दो स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे करें इंटरसेक्ट, हमेशा ऐसा होगा क्या कि दोनों एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, हमेशा ऐसा होगा। ये दोनों मैंने बोला पैरेलल लाइन है, क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेगा? तो इनमें सॉल्यूशंस कितने आएंगे इस वाले केस में, जीरो। क्या दोबारा इंटरसेक्ट नहीं करेगा मतलब, इस वाले केस में? हाँ हाँ, उसमें नहीं, तीन के बारे में तो बोला ही नहीं मैंने कुछ। पिछले केस में एक ही तो आएगा सोल्यूशन, क्योंकि यही ऐसा पॉइंट होगा जो कि पहली वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वाले केस में कितने सॉल्यूशंस आएंगे, मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा हूँ, अभी मैं उस सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा हूँ, कितने आएंगे, 1। इस वाले केस में कितना आएगा,
समझ में आ रहा है क्यों जीरो? एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है ये, और जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है ना वो इसी के ऊपर है। इस वाले केस में कितना आएगा? इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? तो मतलब हमने क्या सीखा यहाँ से? बताओ क्या सीखा? कि कुछ भी नहीं सीखा? लाइंस यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और यहाँ पे लिख लेते हैं नेचर ऑफ लाइंस। पहला, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 है तो लाइंस कैसी होती हैं? बताओ। इंटरसेक्टिंग। कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ये ध्यान में रखना है। देखो इसमें कॉमन सेंस ही तो लगा, कुछ लगा, लेकिन याद रखना है इसे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा, जीरो, तब लाइंस पैरेलल बोलेंगे, लेकिन एक और टर्म का यूज करेंगे, पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? पैरेलल है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। तीसरा केस जिसमें क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं, नेचर ऑफ लाइंस पैरेलल एंड एक के ऊपर एक, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस पैरेलल है और कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं तुम्हें? अच्छा, ये जो हम अभी सॉल्व करने का तरीका जो देख रहे हैं ना वो क्या है? ग्राफिकल है। कैसा है वो? ग्राफिकल है। अभी हम एल्जेब्रिक वाले पे भी आएंगे। तो अगर तुमसे दो इक्वेशन दी गई और तुम्हें सॉल्व करने के लिए बोला गया, तो पहले पास हमारे पास कितने अप्रोच हैं? उस सवाल को सॉल्व करने के कितने अप्रोच है हमारे पास? दो अप्रोच है। एक तो कौन सा? एल्जेब्रिक, और दूसरा ग्राफिकल। किसी से भी करो, लेकिन हम एल्जेब्रिक से सॉल्व करेंगे। क्यों? अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में बोल दिया कि ग्राफिकल से ही करना है, तो किससे करेंगे? ग्राफिकल से ही करेंगे। एल्जेब्रिक के अंदर कितने अप्रोच है? एल्जेब्रिक के अंदर भी 3 है। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। दूसरा एलिमिनेशन, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन जो कि पढ़ चुके हैं, क्या करते हैं इसमें? देख लेंगे, वह फिर से देख रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ग्राफिकल अप्रोच में तुम लोगों को क्लियर हो गया क्या करना है? क्या करना है? दोनों का ग्राफ बनाना है। अच्छा, पहली बात तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करने के लिए ग्राफ पेपर होना जरूरी है। कॉपी पे सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। फिर दोनों के ग्राफ बनाना है, जो कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन हमने देख लिया कि कैसा बनाना है, ये देख लिया। फिर क्या करेंगे? देखेंगे कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर एक पॉइंट पे कर रहे हैं तो एक सोल्यूशन, दो पॉइंट पे कर रहे हैं, दो पॉइंट पे करेगा नहीं हमेशा, देख लिया ना। या तो एक पे करेगा, या तो जीरो पे, या तो इन्फिनाइट पे। एक पे कर रहा है तो एक सोल्यूशन, जीरो पे कर रहा है तो जीरो सोल्यूशन, इन्फिनाइट पे कर रहा है तो इन्फिनाइट सोल्यूशन। और हम कौन सा आंसर बता सकते हैं? बस एक वाला ही तो बता सकते हैं। अगर जीरो अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा? सोल्यूशन है ही नहीं, इसके एग्जिस्ट ही नहीं करते, कैसे बता देंगे? और अगर इन्फिनाइट पे कर रहे होंगे तो तब भी नहीं बता पाएंगे। बस आंसर क्या लिख देंगे? इन्फिनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। एक बता देंगे। वो कैसे बताएंगे? उसमें लग गया ना पता कैसे बताएंगे, कि नहीं लगा पता? एक में एक बताएंगे, इन्फिनाइट में तो बता ही नहीं सकते। बस आंसर लिख के छोड़ देंगे कि इन्फिनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, क्या तुम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्या कोऑर्डिनेट? किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना आता है तुम लोगों को कि नहीं आता? कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये सब भूल गए? ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, ये मैंने बनाया वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है
ये है इसका नाम m, इसकी ओरिजिन से दूरी है 3 यूनिट्स और यहाँ से दूरी है 2 यूनिट्स, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कितने क्या होगा, 3 और 2 का मतलब क्या होता है, 3, 2 बोलो, ये सब लिखना आता है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना आता है ना। एक्स एक्सिस जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, उस वाले पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, उस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमेशा क्या, कभी भी पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं आ रही पास में, अगर मैं बोलूँ कि इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ तो मतलब कैसे डिस्टेंस बताना है, परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो और ये लेंथ बताओ, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताओ तो मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और ये डिस्टेंस, ये लेंथ बताओ, तो ये कितना है 3 और ये कितना है 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकली अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे और कोऑर्डिनेट निकाल के बता देंगे। मान लेते हैं इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाता है k, l, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू हो जाएगी k और y की वैल्यू हो जाएगी l, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा कि जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने देखा कि अगर एक ही इक्वेशन दिया हुआ है तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट को भी हम नहीं बता सकते, इन्फिनाइट को बता सकते हैं एक तरीका है वो, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, डरना मत दोस्तों। जैसे कि मतलब मान लो मैंने ये लिखा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, इन्फिनाइट होंगे। अब बोल रहे हैं कि इन्फिनाइट को रिप्रेजेंट करो एक सिंगल पैरामीटर में, ठीक है। अभी समझ में आएगा पैरामीटर का मतलब क्या है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मान लेते हैं लैम्डा, अच्छा इसे लैम्डा बोलते हैं, सुना है क्या लैम्डा तुम लोगों ने, x को मान लेते हैं लैम्डा, तो y निकालो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 6 माइनस 2 लैम्डा बटे 3, मतलब x अगर लैम्डा है तो y कितना है 6 माइनस 2 लैम्डा बाय 3, क्या हुआ, क्या 6 माइनस करेंगे, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लैम्डा कॉमा माइनस 6 माइनस 2 लैम्डा बाय 3, ये इसके क्या हो जाएगा, इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। और हमने क्या, और क्वेश्चन में क्या बोला था, सिंगल पैरामीटर में बताना है, तो एक ही पैरामीटर यहाँ पे कौन सा, लैम्डा, लैम्डा के लिए पुट करते जाओ तो मेरे नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलते जाएंगे। बात आ रही है समझ में, मतलब लैम्डा की वैल्यू पुट करो, लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, लैम्डा के लिए क्या पुट कर सकते हो, कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, लैम्डा 1 करो एक सोल्यूशन आएगा, 2 पुट करो दूसरा आएगा, 3 पुट करो तीसरा आएगा, ऐसे ही हम जैसे जैसे लैम्डा के लिए पुट करते जाएंगे वैसे वैसे सोल्यूशन हमारे पास आते जाएंगे ना। लैम्डा की कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इनफिनाइट, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिलेंगे हमें, इनफिनाइट। उस इनफिनाइट सोल्यूशन को लिखने का ये तरीका है, हर बार ये नहीं आएगा, मतलब जो यहाँ से सोल्यूशंस आएंगे उनको लिखने का तरीका है, एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे इनफिनाइट सोल्यूशन को लिखने के लिए। कोई मुझे बोले कि x को लैम्डा क्यों मान लिया, मैं तो y को लैम्डा मानूंगा और फिर x निकाल लूंगा, वो भी ठीक काम करेगा, वो भी ठीक है, उसका भी सोल्यूशन लिखने का तरीका अलग होगा, लेकिन वहाँ से जो नंबर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे और जो आएंगे वो सेम होंगे जो यहाँ से आ रहे हैं। ये पूछा है नहीं एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आगे काम आ जाएगा 11th में, ठीक है। अभी वो ग्राफिकल अप्रोच से अभी सवाल को सॉल्व नहीं करते हम लोग, ठीक है। अभी थोड़ा सा एल्जेब्रिक अप्रोच के बारे में देख लेते हैं, फिर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पहला हमने कौन सा मेथड देखा था, सब्सटीट्यूशन, एल्जेब्रिक में कौन सा मेथड था पहला, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो दो इक्वेशन दी है, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो
अगर बेसिकली इसके कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं, 1, 0 या तो इन्फिनाइट। तो पहले हमें चेक करना होगा, क्योंकि अगर 1 आ रहा है तभी तो निकाल पाएंगे, अगर 0 आ रहा है नहीं निकाल पाएंगे, इन्फिनाइट आ रहा है नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं। वैसे चलो चेक करने का वो तरीका देख लेंगे, लेकिन पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व मान लेते हैं कि हमें चेक करना नहीं आता कि इनके कितने सॉल्यूशन है, तो हम सीधा मेथड लगाएंगे। पहले हम देख लेते हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं देखते, एलिमिनेशन देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म करना। खत्म करना तो पता है ना। अगर तुमने 9th क्लास में थोड़ा सा याद हो, मैंने कुछ ऐसा बोला था, 2 इक्वेशन दी है तो 2 इक्वेशन की वजह से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है। कुछ याद है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, तो कोई सा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है। वो तुम्हारी मर्जी है, कोई सा भी तुम करना चाहो। लेकिन एलिमिनेट करते कैसे ये नहीं बताया था मैंने, लेकिन ये मैंने बोला था। देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे, तुम कॉमन सेंस लगाओ। मेरे को एक्स अगर इन दोनों की मदद से एलिमिनेट करना है तो कैसे करूंगा, कॉमन सेंस क्या बोलता है तुम्हारा, कॉमन लेंगे दोनों में से। कॉमन सेंस कुछ नहीं बोलता तुम्हारा। क्या करेंगे, जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो उसका कोफिशिएंट सेम बनाओ दोनों इक्वेशन में। तुम किसको करना चाहते हो, एक्स को करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, क्या सेम है, सेम कैसे बनाएंगे, किससे करूँ इनटू। हाँ, अब ऐसा तो नहीं कि बस 2 को कर दूँ 3 से, पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो मतलब जो पहली इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 6x प्लस, बोलो 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। दूसरा 2 से करना पड़ेगा, 6x, क्या ऐसा थोड़ी ना, ये कौन सी बात है। हाँ, एक बात बताओ, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कुछ अंतर है, क्या अंतर है, कुछ भी अंतर थोड़ी ना है। ये तो पढ़ा होगा 8वीं क्लास में कि इक्वेशन में हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही तो किया है मैंने, मैंने दोनों तरफ किससे कर दिया है, 3 से कर दिया है। 0 इंटू 3 कितना होगा, तुम्हें 0 इंटू 3 नहीं पता तो 0 बोलो ना, तो यहाँ पे 0 तो लिखा है मैंने। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है और ये दोनों इक्वेशन भी सेम है। तो कोई मुझे बोले कि इसको इसको सॉल्व कर लो, तो मैं क्या करूँगा, ये भी बोलना ठीक है कि इसको इसको सॉल्व कर लो, ये सेम ही है, बात आ रही है सोच में। लेकिन इसमें इसमें ऐसा की बात है जो इसमें इसमें नहीं है, वो ऐसा है कि कोफिशिएंट एक्स का सेम है दोनों में। तो क्या करो, अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वेशन को जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है हमने। तो अब दोनों को माइनस करोगे तो ये तो पता होगा ना कि साइन रिवर्स हो जाता है, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, और ये माइनस का, ये माइनस है कि क्या है, प्लस है। अच्छा, प्लस का माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। 9y माइनस 4y कितना होगा 5y, और ये कितना हो जाएगा +8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y के लिए कितनी आ जाएगी -8/5। लेकिन y आया है, x छोड़ना है, x को कैसे निकालेंगे, किसी में भी पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम इसमें पुट करो, 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 सबसे सेम आंसर आएगा। ये नहीं कि सब में पुट कर दिया, क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिसमें लगता है कि आसान से सॉल्व हो जाएगा उसमें पुट कर, तो वहाँ से एक्स भी आ जाएगा। इस मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड क्यों बोलते हैं ये समझ में आया पहले, कि हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक इसमें तो देखो सोल्यूशंस आ रहा है, आए तभी तो निकाल दिए। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जिसमें सोल्यूशन क्या नहीं कर रहा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो उसमें बेसिकली क्या, क्योंकि अभी हमें चेक करना तो नहीं आता अभी हमें, तो हम ये मेथड लगाएंगे। और कैसे पता लगेगा कि आगे चल के जब सॉल्व करने जाएं कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करो। एलिमिनेशन, क्योंकि वही पढ़ा है अभी हम लोगों ने, और कोई सा दूसरा मेथड अभी तक पढ़ा नहीं है। सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। एल्जेब्रिक मेथड से, ग्राफिकल से सॉल्व नहीं करना। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन, मतलब जरूरी नहीं है। अगर एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से काम हो गया, बन गया, तो फिर दूसरी में करने की क्या जरूरत है। अगर एक से काम हो गया तो दूसरे में करने की जरूरत नहीं है ना फिर। हाँ नहीं, क्या बना रहा है एक्स की वैल्यू। क्या आ रहा है बताओ तो वही मुझे। क्या बना गया, आंसर बना गया। सी कहाँ है इसमें कुछ, सी की जगह इसमें एक्स भी कट गया पूरा, वाई। तो जो बच रहा है वो तो बताओ मुझे। बस वन बच रहा है, इक्वालिटी का साइन नहीं है। वन इक्वल्स टू जीरो आ रहा है ना। क्या ये ऐसा हो सकता है कि वन जीरो के बराबर हो सकता है? तो मतलब हमें क्या पता लगा कि इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। जीरो जीरो जीरो। हाँ, तो इस वाले केस में जो लाइन क्या होंगी, पैरेलल है दूसरे केस में। चाहे तुम ग्राफ पेपर में बना के देख लेना, और मैं तुम्हें बता भी दूंगा, तुम्हें देखने लग जाएगा पता कि लाइन कब पैरेलल है, कब पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट है, कब पैरेलल कब इंटरसेक्टिंग है, कब पैरेलल एंड कोइंसिडेंट है। तुम्हें सब पता लग जाएगा देखते ही। बात आ रही है कि समझ में आ गया? हल्का सा मैं चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, 7 की जगह मैं 8 लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब सॉल्व करो। क्या आ गया? क्या ये ऐसा होता है क्या? तो यहाँ से क्या है, इस वाले केस में क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इंटरसेक्ट होगा ही, कट गया ना एक्स और वाई। एक्स और वाई कट गया, इसका मतलब क्या है, तुम एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू पुट करो, जीरो इक्वल्स टू जीरो तो हमेशा ट्रू है, हमेशा ट्रू है ना। तो मतलब एक्स और वाई की तुम कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो मतलब क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है। दूसरे केस में क्या था, तुम कुछ ही पुट करो, वन इक्वल्स टू जीरो क्या बराबर हो सकता है क्या कभी? वन क्या कभी जीरो के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उस वाले केस में क्या था, वो स्टेटमेंट कभी भी ट्रू हो ही नहीं सकती। थर्ड वाले केस में क्या है, हमेशा ट्रू है। तो थर्ड वाले केस में सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। सेकंड वाले केस में कितने हो जाएंगे, जीरो। और अगर इंटरसेक्टिंग है वो हमने देख लिया तो उसमें वन ही होगा, और जो कि निकाला जा सकता है। लेकिन हम हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि सॉल्व, ये नहीं कि क्वेश्चन दिया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और सॉल्व करने लग गया, हमेशा नहीं करेंगे ऐसा। हम पहले चेक करेंगे कि कितने सोल्यूशन उसके एग्जिस्ट करते हैं पहले। तो चेक करने का रूल क्या है, अच्छा ये जो इक्वेशन है इसमें a1 की वैल्यू कितनी है ये बताओ, 2। b1 कितना है, c1 कितना है। कोफिशिएंट के न्यूमेरिकल साइन के जो साइन है उसके साथ बताना है, ठीक है। कोफिशिएंट a2 b2 प्लस बोलने की जरूरत है, और बाकी में प्लस क्यों नहीं बोला, c2। हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाल लेंगे, ये तीनों काम कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 चेक करेंगे कि b1 अपॉन b2 के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी उस वाले केस में, इंटरसेक्टिंग। कैसी होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग।
इसका प्रूफ भी मिलेगा आगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर बराबर आ जाते हैं फिर चेक करेंगे क्या C1 और C2 के बराबर है कि नहीं है। अगर C1 C2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। दोनों वर्ड ध्यान रखने हैं, बस पैरेलल ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल के केस में जीरो सोल्यूशन भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है। पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट होगा तब जीरो सोल्यूशन आएगा, लेकिन अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो उस वाले केस में क्या होगा, लाइंस आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। अब तुम लोग ये रूल लगा के देखो, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, एक में यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, लाइन जब इंटरसेक्टिंग होगी तो सोल्यूशन कितना होगा, एक, और उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या है, एकमात्र सोल्यूशन। और यहाँ पे जीरो सोल्यूशन बोलो, और यहाँ पे इनफिनाइट सोल्यूशन। एक्स तो एक्स है, एक्स को क्या सेम बनाना, कोफिशिएंट को सेम नहीं, कुछ नहीं बनाना उसमें। कोफिशिएंट को सेम तो तब बनाते हैं जब एलिमिनेशन मेथड लगा रहे होते हैं। ठीक है, वो तो सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये रूल लगा के देखो क्या रूल ये लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि मतलब जो पहला वाला है उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, मतलब पहला वाले केस में एक सोल्यूशन आ रहा है, तो उस वाले केस में मतलब लाइंस कैसे होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो चेक करके देखो। ऐसी दूसरे वाले केस में रूल लगा के देखो, तीसरे वाले केस में रूल लगा के देखो। डिवाइड पॉइंट में निकालोगे क्या तुम आंसर हैं, तुम लोग गांव से आए हो क्या 1-2 दिन पहले। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि 2/3 लिखा हुआ है और एक 1/5 लिखा हुआ है, ये चेक करने के लिए ये दोनों बराबर है कि नहीं, क्या तुम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, कि सीधा बोलोगे बराबर है कि नहीं है, सीधा बोलोगे ना। हाँ, इस वाले केस में आ रहे हैं ना, तो इस वाले केस में हमारे सॉल्यूशंस कितने आ रहे थे, इनफाइनाइट आ रहे थे, तो रूल मतलब अप्लाई हो रहा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो, क्वेश्चन 7 लिखा था 8 की जगह। जीरो सोल्यूशन आ रहा है, और फर्स्ट वाले केस में यूनिक आएगा। नहीं नहीं, जो सबसे पहला करवाया था मैंने, यूनिक आएगा। क्लियर है बात। तो जब भी तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दे सवाल में, तो क्या करोगे तुम लोग, पहले चेक करोगे कि कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर 1 एग्जिस्ट करेगा तभी हम बताएंगे, वरना नहीं बता सकते, बस लिख के छोड़ देंगे कि उतने एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरा केस होगा तो हाँ, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि तुम लोगों ने क्या किया, A1/A2 देखा, वो B1/B2 के बराबर नहीं है, फिर ऐसा मत करना है कि C1/C2 के चेक करना, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये बराबर आए क्या ना आए, लाइन से इंटरसेक्टिंग ही होगा। ठीक है, आगे बराबर आए क्या ना आए, लाइंस इंटरसेक्टिंग ही होगा और यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा उस वाले केस में। ठीक है, तो एक मेथड हमने पढ़ लिया, कौन सा, एलिमिनेशन। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, प्रॉब्लम जो है 3-4 दिन आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे। थ्योरी वाइज तो कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। एलिमिनेशन से नहीं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है,
बोला कि इसके सॉल्यूशंस निकालो। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो पॉलिनोमियल्स में पढ़ा हुआ है। क्या करते हैं हम लोग, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वही काम करना है। तो क्या किया मैंने, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू निकाली मैंने y के टर्म्स में, तो कितना आंसर आ जाएगा, x इक्वल्स टू -3y -7/2, और उसको मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -3y -7/2 प्लस 2y/6। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स -3y -7 प्लस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आंसर आ जाएगा, -9y -27 21 प्लस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करोगे y के लिए कितनी आ जाएगी, -5y -9 इक्वल्स टू 0। तो y कितना आ जाएगा, -9/5। क्या ये 2 and 2 4 नहीं होगा, ब्रैकेट से कैसे, हाँ हाँ डायरेक्ट थोड़ा ना किया है, एलसीएम लिया है। हाँ तो y कितना आ जाएगा, -9/5। इसको किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, क्या फर्स्ट में क्या सेकंड में, आंसर x भी आ जाएगा तुम्हें। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि पहले में पुट कर दिया तो तुम महानता का दिखाओगे प्रदर्शन अपना, ऐसा मत करना। यानी कि पहले ही समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर पहली इक्वेशन में से x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया तो फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, वापस पहले में ही पुट मत कर देना, फिर तो वहीं पे आ जाओगे वापस, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो कोई सा भी मेथड लगाओ, कोई सा भी मेथड लगाओ, क्या करना है, पहले चेक करना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। ये बात मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा ऐसा करना है। ठीक है, 1 होगा तभी तो निकला। इधर भेज दिया, 0 से हो गया मल्टीप्लाई। 0 × 2 कितना होता है, तुम लोग बोलते नहीं हो क्या, तुम लोग को टेबल नहीं आता। x के लिए कितनी आएगी, क्यों क्यों, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका मतलब क्या है, एक सोल्यूशन होगा, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि x और y कोऑर्डिनेट सेम होगा। बात आ रही है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ सोल्यूशन एक होगा, ये थोड़ा ना कि x और y सेम होगा, दोनों एक ही बात है क्या। इस वाले पॉइंट पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, ठीक है, इस वाले पॉइंट का अपने एक x कोऑर्डिनेट होगा और अपने एक y कोऑर्डिनेट होगा, वही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस वाले पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, उसे l बोल देता हूँ मैं, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, उसे m बोलता हूँ। क्या हमेशा l और m इक्वल होगा, यही तो। ठीक है, तो मतलब 2 मेथड हमने पढ़ लिए। तो क्या क्या होमवर्क है, पूरा चैप्टर होमवर्क है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को छोड़, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो इसमें है एक ही टाइप का वर्ड प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा इसमें, वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे इसमें, लेकिन जो मैं तुम्हें बेसिकली देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मतलब किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स के, जो बात हमने करी हुई है, तो देखो ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो गया। ऐसी आने वाले चैप्टर भी बहुत जल्दी खत्म होंगे अगर तुम्हारा पिछला जो बैकअप है वो अगर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। एपी में
एपी में अपना बहुत कम उसका यूज है, बाकी यही सब चीज आ जाती है उसमें। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ऐसी हाइट एंड डिस्टेंसेस हो गया, ये इन सब चीज का यूज आ ही जाता है उसमें। तो ये चैप्टर बनाओ सॉलिड, इसमें जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, ठीक है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने करो। चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ये नहीं कि सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, वहाँ पे डिराइव करने की जरूरत पड़ रही है कि अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का। बिल्कुल मतलब चीजें मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो मैंने करवाई नहीं था डिराइव उसका। हाँ नहीं नहीं पूछेगा नहीं एग्जाम में, एग्जाम में थोड़ा ना पूछेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं पता है तो एग्जाम में तो निकालना पड़ेगा ना तुम्हें, वरना पूछोगे आसपास वालों से। चल जाएगा, कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ज़्यादा बड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नहीं कि रूट 4 है उसे भी नहीं खोल रहे, रूट 4 को तो खोल सकते हो ना। 3.1 पूरा, ठीक है। 3.2 पूरा एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल्स बोल नहीं रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल्स के साथ। 3.3 पूरा। हाँ तो क्या हो गया, हम कल सब डिस्कस करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तुम्हारे डाउट्स लेंगे हम लोग। 3.4 का पूरा, बस, ठीक है। बस ये चैप्टर लग जाएगा, इसमें आराम से टाइम तो लग ही जाएगा, 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस करवाने होंगे ना इसमें अलग अलग टाइप के, काफ़ी सारे। थ्योरी तो हो जाएगी 1-2 दिन में कंप्लीट, लेकिन क्वेश्चंस जो है पूरे कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग। हाँ ज्योमेट्रिकली मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ करके, हाँ ग्राफिकल, ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल एक ही है, ठीक है। एल्जेब्रिक तो अलग है ना, एल्जेब्रिक में क्या है, इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। ग्राफिकल में कर्व बनाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ हाँ मतलब कि सॉल्व करने के लिए मतलब है ना, ठीक है। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं हम लोग।